गाड़ी खरीदना जिंदगी का एक बहुत बड़ा और एक्साइटिंग फैसला होता है ना। लेकिन वो भारी भरकम रिवायती कार लोन्स और उन पर लगने वाला सूद, ये सोचकर ही अक्सर थकावट होने लगती है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ और सूद से पाक रास्ते पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मीज़ान बैंक के कार अजारा मॉडल की। ये एक 100% शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि ये भारी माली बोझ के बगैर गाड़ी का ख्वाब कैसे पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि भाई बगैर सूद दिए गाड़ी आखिर फिनेंस कैसे हो सकती है, क्योंकि रिवायती लोन्स में तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सूद पर सूद लगता है और इंसान असल कीमत से कहीं ज़्यादा रकम भर रहा होता है। ये तो एक मुस्तकिल टेंशन है। तो इस मुसलसल बढ़ते हुए माशी बोझ और परेशानी से बचने का असल और पायदार हल क्या है, आइए इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। आज के इस सेशन में हम इन 5 अहम चीज़ों को कवर करेंगे। पहला, कार इजारा का असल तस्वुर क्या है। दूसरा, ये कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तीसरा, इसके माली मामलात। चौथा, इसकी दरख्वास्त का पूरा तरीक़ाकार। और आखिर में कुछ इंतहाई अहम बातें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बस ये सब कवर हो जाएगा आज। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, कार इजारा का बुनियादी तस्वुर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कार इजारा कोई रिवायती कैश लोन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक एसेट बैक्ड यानी असासों पर मबनी फाइनेंसिंग है। इसे एक तरह की इस्लामी लीजिंग या किरायादारी समझ लें। होता कुछ यूं है कि बैंक बतौर एक पार्टनर गाड़ी खरीदता है और फिर उसे एक मुकर्ररा वक्त के लिए खरीदार को लीज पर दे देता है। इस पूरे प्रोसेस में रिबा यानी सूद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बैंक की आमदनी सूद से नहीं आ रही होती, बल्कि उस असली मादी चीज यानी गाड़ी के माहाना किराए से आ रही होती है। और ये चीज दोनों के दरमियान फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह वाजे कर देती है। रिवायती कर्ज में क्या होता है? पैसों पर सूद लगने की एक ना खत्म होने वाली जंजीर। बस उधार लो और इजाफी कीमत चुकाते रहो। लेकिन इसके बरक्स कार इजारा का मॉडल बिल्कुल शफाफ है। बैंक ने एक हकीकी चीज खरीदी, उसे किराए पर दिया और जैसे ही मुआहदे का वक्त पूरा हुआ, गाड़ी की मुल्कियत एक बहुत ही सीधे सादे अमल के जरिए मुकम्मल तौर पर खरीदार को मुंतकिल कर दी जाती है। कितना सिंपल है ना। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर इस सहूलत के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? अच्छी खबर ये है कि मीज़ान बैंक ने इसका दायरा काफ़ी वसी रखा है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसकी उम्र 21 साल या इससे ज़्यादा हो, वो इसमें शामिल हो सकता है। और सबसे कमाल की बात, ये सिर्फ जॉब करने वालों यानी सैलरीड क्लास के लिए नहीं है। अगर कोई अपना बिजनेस भी कर रहा है तो भी कोई मसला नहीं। बस एक मुस्तहकम आमदनी हो, वैलिड शनाख्ती कार्ड हो और क्रेडिट हिस्ट्री साफ सुथरी हो, बस इतनी सी बात है। ये शमूलियत इस बात की गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब कागजात का सुनकर अक्सर घबराहट होने लगती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। बस चंद बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आमदनी का सबूत यानी सैलरी स्लिप या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और पिछले कुछ अरसे की बैंक स्टेटमेंट्स। दरअसल ये कागजात सिर्फ एक भरोसा कायम करने के लिए होते हैं। अगर ये चीज़ें पहले से रेडी हों तो यकीन माने, ख्वाबों की गाड़ी हासिल करने का प्रोसेस एक्सप्रेसवे की तरह तेज हो जाता है। चलें जी, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, मालियाती अमूर या फाइनेंशियल्स को समझना। पैसों की तकसीम का ये मॉडल वाकई बड़ा दिलचस्प है। इसमें सारा का सारा बोझ खरीदार के कंधों पर नहीं डाला जाता। बैंक गाड़ी की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद उठाता है, यानी हैवी लिफ्टिंग बैंक कर रहा है। खरीदार को सिर्फ एक शुरुआती रकम, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, वो देनी होती है। और ये डाउन पेमेंट गाड़ी की नौइयत के हिसाब से एडजस्ट भी हो सकती है, जिससे शुरुआत काफ़ी आसान हो जाती है। जहाँ तक मुद्दत की बात है तो अदायगी के लिए 1 से 7 साल तक का वक्त मिल जाता है। लेकिन जो चीज़ वाकई सुकून देती है वो है फिक्स्ड माहाना किराया। रिवायती कर्जों की तरह नहीं, जहाँ शरह सूद ऊपर नीचे होने से हर महीने की किस्त सरप्राइज दे रही होती है। कार इजारा में किराया पहले से तयशुदा है। महंगाई के इस दौर में घरेलू बजट को इस तरह फिक्स रखना, सच्ची बात है, एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर देता है। एक और ज़बरदस्त बात, गाड़ियों के इंतखाब की आज़ादी। ये सहूलत सिर्फ 1-2 मखसूस मॉडल्स या सिर्फ 0 मीटर गाड़ियों तक महदूद नहीं है। मकामी तौर पर बनने वाली गाड़ियाँ, कुछ खास इंपोर्टेड गाड़ियाँ और यहाँ तक कि इस्तेमाल शुदा यानी यूज्ड कार्स भी इस मॉडल के तहत ली जा सकती हैं।
یہ بے پناہ لچک ہر بجٹ اور ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین آپشن ضرور فراہم کر دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے پر، درخواست کا اصل طریقہ کار یعنی ایپلیکیشن پروسیس۔ یہ پورا عمل سمجھیں ایک چھوٹے سے سفر کی طرح ہے۔ پہلا قدم، اپنی پسند کی گاڑی سلیکٹ کریں اور درخواست جمع کروائیں۔ پھر دوسرا قدم، بینک اس درخواست کا جائزہ لیتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کام عام طور پر چند ہی ورکنگ ڈیز میں ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا قدم، منظوری ملتے ہی بینک گاڑی خرید کر لیز پر دے دیتا ہے اور چابیاں مل جاتی ہیں۔ اور آخری قدم، جب لیز کا وقت اور سارے کرائے پورے ہو جاتے ہیں تو ایک زبردست احساس کے ساتھ گاڑی کی قانونی ملکیت مکمل طور پر منتقل ہو جاتی ہے۔ بس اتنا سا پروسیس ہے یہ۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر، کچھ انتہائی اہم غور طلب باتیں۔ معاہدے کی شرائط کو صرف بورنگ لیگل باتیں نہیں سمجھنا چاہیے، ان میں بہت سے چھپے ہوئے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر، لیز کی پوری مدت میں گاڑی کی انشورنس عام طور پر اسی معاہدے کا حصہ ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے۔ اور فرض کریں کل کو حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کوئی وقت سے پہلے سارا حساب کلیئر کرنا چاہے تو اس کی بھی مکمل اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، رجسٹریشن کے کچھ اخراجات اور کچھ دیگر شرائط ضرور ہوتی ہیں، اس لیے دستخط کرنے سے پہلے ایک بار ساری چیزیں تسلی سے پڑھ لینا ہمیشہ ایک سمجھداری کا کام ہے۔ اب ذرا اس ماڈل کی سب سے حیران کن اور زبردست بات سنیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ماہانہ ادائیگی میں دیر ہو جائے تو جرمانہ یا پینلٹی تو لگ سکتی ہے، لیکن روایتی بینکوں کی طرح یہ جرمانہ بینک کی جیب میں جا کے ان کا منافع نہیں بڑھاتا۔ اسلامی بینکنگ میں یہ رقم سیدھی فلاحی کاموں یعنی چیریٹی میں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اصول اس پورے نظام کی شفافیت اور اخلاقی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ روایتی فائنینسنگ اور اسلامی فائنینسنگ کا فرق بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اثاثوں پر مبنی یہ فائنینسنگ ماڈل ہمارے ذاتی مالیات کے لیے ایک زیادہ محفوظ اور پرسکون مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کار اجارہ کا یہ شفاف، لچکدار اور سود سے پاک نظام ہمیں یہ سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی معاشی ضروریات اور اپنے اصولوں کے درمیان ایک بہترین توازن تلاش کریں؟ یہ یقیناً ایک قابل غور بات ہے۔